बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी कि तीसरे चरण के लिए 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर और उड़न खटोलों की उड़ान थम गई। अब बारी जनता की है मताधिकार के इस्तेमाल से बेहतर सरकार चुनने की। अब तक 243 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शनिवार को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस 25 सीटों पर, वहीं सीपीएम 5 और सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एनडीए की बात करें तो जेडीयू सबसे अधिक 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी के 35 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं वीआईपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी एक उम्मीदवार मैदान में है। तीसरे चरण में जिन 78 सीटों पर चुनाव है, उन सीटों पर 2015 के चुनाव परिणामों की बात करें तो सबसे ज्यादा 23 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, 20 सीटों पर आरजेडी और 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी। निर्दलियों ने 2 सीटों पर और 1 पर भाकपा माले और 1 पर आरएलएसपी को जीत मिली थी। मतलब 2015 में महागठबंधन ने 78 में से 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 की राजनीतिक तस्वीर 2015 से बिल्कुल अलग है। अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, जिसकी वजह से आंकड़ों के हिसाब से एनडीए मजबूत हुआ है, लेकिन एलजेपी के अलग लड़ने से चुनौती बढ़ गई है। तीसरे चरण के अधिकतर सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन और पप्पू यादव के गठबंधन का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, जिनसे निपटना एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती है। वैसे फैसला जनता के हाथ में है, जो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है। मतदान में जिन 1208 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें विधानसभा अध्यक्ष समेत नीतीश मंत्रिमंडल के 12 मंत्री हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान है। वैसे तो चुनावी मैदान में 1200 से ज्यादा प्रत्याशी हैं, लेकिन कुछ खास चेहरों ने तीसरे चरण के चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। तीसरे चरण में सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी के 12 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। तीसरे चरण में जो 12 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें 8 जेडीयू जबकि 4 बीजेपी के हैं। जेडीयू के मंत्रियों में सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मधेपुरा के आलमनगर से लघु सिंचाई और कानून मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, सिंहेश्वर से अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, सिकटा से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, लौकहा से आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, रुपौली से गन्ना मंत्री बीमा भारती, दरभंगा जिले के बहादुरपुर से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी और कल्याणपुर सुरक्षित सीट से योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्रियों में मोतिहारी से कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर से नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा और बनबनकी सीट से पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह कटिहार के प्राणपुर से बीजेपी की टिकट पर, जबकि कपिल देव कामत की बहू मीना कामत मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तीसरे चरण के चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरों के भी भाग्य का फैसला होना है। तीसरे और आखिरी चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिले के सराय रंजन से जेडीयू की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला महागठबंधन के अरविंद कुमार सहनी से है। इनके साथ साथ एनडीए के कई पूर्व मंत्री भी मैदान में हैं, जिनमें विनय विहारी लौरिया से, डॉक्टर रंजू गीता बाजपट्टी से, लेसी सिंह धमदाहा से चुनावी जंग में है। तीसरे और अंतिम चरण में विपक्ष के भी कई कद्दावर नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से
रमई राम बोचहा से और लवली अनंत सहरसा से अपनी किस्मत के फैसले को ईवीएम में बंद होते देखेंगे। अब जनता तीसरे चरण की इन महारथियों में किस किस पर भरोसा जताती है और विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचाती है, ये 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों की नजर सीमांचल पर टिकी है। खासकर सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर सभी ने अपनी निगाहें टिका रखी हैं, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर ही जाएगा। सीमांचल में चुनाव की दिलचस्प बना रही है ओवैसी की एंट्री। तो जानिए सीमांचल में किसको दे रहे हैं जीत का पैगाम। बिहार की सियासी हवा कहती है कि जिसने कोसी सीमांचल को फतह किया वो बिहार का सिकंदर बना। पिछले कई चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले दोनों क्षेत्र इस बार भी हार जीत की अंतिम पटकथा लिखने को तैयार है। लेकिन सियासी कैनवास पर इस बार बने नए नए समीकरणों ने मुकाबले को उलझा दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ वाला जेडीयू इस बार एनडीए के साथ है, जबकि एनडीए की सहयोगी एलजेपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। वाम दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से बाहर बसपा और ओवैसी के साथ ताल ठोक रही है। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल की सियासी हवा का रुख बदल दिया है। बिहार में इलेक्शन के जनसभाओं से तकरीर कर रहे, भाषण दे रहे, बार बार हम पर ही निशाना बना रहा। बिहार का सीमांचल का इलाका बंगाल से सटा हुआ है। ये वो इलाका है जहां गरीबी है। हर साल बाढ़ से जिंदगी दूभर हो जाती है, लोग पलायन को मजबूर होते हैं और इस इलाके में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। 15 से 17 सीटों पर मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। सीमांचल के 4 जिलों के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51% और किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मुस्लिम मतदाता है। जाहिर है सीमांचल में जीत उसी की होगी जो जमीनी हकीकत को समझेगा। अब आइए जानते हैं कि सीमांचल का एक्स फैक्टर क्या है, क्योंकि सियासी लिहाज से ओवैसी की एंट्री सीमांचल की सियासत पर बड़ा फर्क डाल सकती है। ओवैसी की एंट्री सीमांचल में बड़ा फैक्टर है। एआईएमआईएम 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने 24 में 6 सीटों पर दलितों, ओबीसी और आदिवासी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका है। बिखराव के हालात में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। दरअसल पिछले साल ओवैसी ने किशनगंज सीट से अपना खाता खोलकर सबको चौंका दिया था। जाहिर है फाइनल फाइट इस बात को तय करेगा कि अगले 5 सालों तक राज्य पर कौन शासन करेगा। इस बार आरजेडी के सामने एम वाइज समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है, तो एनडीए को अपने काम पर भरोसा है। इन सब के बीच सीमांचल की सियासत ध्रुवीकरण को भी साध रही है, लेकिन सीमांचल की फिजाओं में बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ जैसे अहम मुद्दे तैर रहे हैं, जो मतदान से पहले जनता के जेहन में जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासकर नेपाल से सटी सीमा को सील किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर बॉर्डर इलाके से चौकसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे और हम वाल्मीकि नगर बराज के पास हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल चेकपोस्ट गंडक बैराज, यानी कि हम इस वक्त नेपाल के बॉर्डर पे हैं वाल्मीकि नगर। और चुनाव को लेकर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जब से कोरोना काल था तब से इंडो नेपाल बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर, जहां पे जो एसएसबी के जो जवान हैं वो तैनात हैं और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कोई चुनाव के दिन गलत तरीके से आ ना जाए, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही बॉर्डर पे कांटे का बार भी लगा दिया गया है। तो कांटे का बार इस वक्त आप देख सकते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और नेपाल में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो वाल्मीकि नगर के साथ साथ जो विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में,
उनके वोटर भी हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से वो इधर इंडिया की तरफ नहीं आ सकते। तो जाहिर सी बात है वैसे लोग मतदान करने से वंचित रह जाए। लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बॉर्डर इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेके एसएसबी के जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, इंडो नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नगर। और गया के 10 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 8 अक्टूबर को मतदान हो चुका है और 10 नवंबर को गया कॉलेज, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज और जगजीवन कॉलेज में मतगणना होगी। और इस बीच ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जवानों के हाथ में है। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतगणना केंद्र परिसर में रहकर निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले चरण में मतदान हो चुका है और उस जो है वज्रगृह में रखा गया है, सील कर दिया गया है, जिसकी निगरानी सीआईएसएफ कर रही है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं प्रमुख रूप से उनके भी प्रतिनिधि जो ईवीएम है उसकी निगरानी कर रहे हैं। जहां ईवीएम रखा गया है उसका वहां सीसीटीवी लगाया गया है और उसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि यहां दिया गया है, जहां देख सकते हैं कि अगर किसी तरह की गतिविधि होगी तो सीसीटीवी के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। और यहां प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी रहते हैं दिन और रात दोनों में, देख सकते हैं। इसके लिए जो है बिछावन भी लगाया गया है, रात में यहीं पर लोग आराम करते हैं और निगरानी करते हैं। कुछ लोग हैं जो शुरू दिन से ही यहाँ निगरानी कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या करते हैं आप लोग? यहाँ निगरानी करने के सर 28 तारीख को रात में हम आए थे और अभी तक निगरानी करता हूँ। दिन रात दोनों समय में निगरानी होते रहता है कि वोट कहीं इधर से उधर नहीं हो पावे। हम लोग बड़ा सुरक्षा ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं। कि आप यहाँ कब से हैं और क्या करते हैं? 28 तारीख के हैं, 28 तारीख से अभी तक ला हम कर रहे हैं। जी जी, तो क्या करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पर निगरानी करते हैं। जी जी, क्या कोई आशंका है? नहीं, कोई आशंका नहीं, एकदम बढ़िया तरीका है। जी जी, तो ये लोग कुछ हैं जो कि अलग अलग प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और ये सीसीटीवी भी का भी यहाँ आउटपुट दिया गया है। तो ये लोग निगरानी करते हैं कि यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। जमुई शहर का कचरा हटाने के लिए जमुई नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए खर्च कर वाहन खरीदे गए, लेकिन ड्राइवर की कमी की वजह से सभी गाड़ियां धूल फांक रही हैं। शहर में कचरा उठाने के लिए 32 गाड़ियों की खरीदारी हुई, लेकिन सिर्फ 15 चालक ही मौजूद हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई शहर की साफ सफाई और कचरा मैनेजमेंट को लेकर जमुई नगर परिषद के द्वारा कई वाहन की खरीदारी हुई थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वाहन की खरीदारी हुई थी, लेकिन उन वाहनों से कितना कचरा उठाया जा रहा है वो सामने है। यहाँ देख सकते हैं कि कई ऐसे वाहन हैं जो नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने उस कार्यालय परिसर में लगे हुए हैं। जमुई नगर परिषद का सूखा कूड़ा, भीगा कूड़ा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये खरीदे गए थे वाहन जो कचरा संग्रह के लिए है, लेकिन इनका उपयोग नहीं होता है। कारण बताया जा रहा है कि चालक की कमी है। बताया जा रहा है कि कुल जो वाहन है जो कचरा उठाने और संग्रह के लिए लगभग 32 से 33 है, जबकि चालकों की संख्या आधी से भी कम है। अब कहने का मतलब ये था कि अगर चालक थे ही नहीं तो आखिर इन वाहनों की खरीदारी क्यों हुई? ये तो नगर परिषद की पूर्ण लापरवाही है। ये करोड़ों रुपये खर्च कर करके ये जो सफाई अभियान का राशि को गबन किया गया है। और एक आप देख रहे होंगे 60-70 लाख की एक गाड़ी है जो कुछ कचरा को उठा के फेंक, लेकिन उसकी भी अभी तक 1 इंच वो गाड़ी नहीं चली है। कहने का ये है कि अगर वाहन खरीदे गए तो चालक का व्यवस्था होना चाहिए। अगर चालक जितने थे उतने ही वाहन खरीदते, क्योंकि आखिरकार सरकार के पैसे, जनता के पैसे की बंदरबाट हुई है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। 2006 में जब एक युवा कलेक्टर देवास आया तो ये एक सूखी जमीन थी। उनके दफ्तर में आने वाले गांव के सभी लोग उनसे कुछ करने का अनुरोध करते। उमराव ने बड़े किसानों के पूरे समुदाय को एक बहुत ही अनोखी आर्थिक दलील के साथ जुटाया। एक ऐसा तर्क जिसने जमीन को हरा भरा कर दिया और न केवल बड़े किसान बल्कि हर किसान समृद्ध हो गए। उमराव का मॉडल आज भी दुनिया में सबसे अच्छे मामलों में एक है। 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे।
तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं। किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज़। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है, उसकी जो इकोनॉमिक नीड है जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपनी भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।